वेलकम दोस्तों, माय नेम इज़ मेघा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृश्यम आईएएस। सो आज की इस क्लास में हम कुछ डिसाइड करेंगे, कुछ डिस्कशन करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के, जो कि डायरेक्टली हमारे अपकमिंग एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आपसे पूछे जा सकते हैं, लाइक यूपी पीसीएस एंड बीपीएससी में। आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 पार्ट 1 में बताया गया है। आर्टिकल 1 नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, मतलब अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और क्षेत्र बताया गया है। आर्टिकल 2 एडमिशंस एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, मतलब नए राज्य का प्रवेश और स्थापना का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, मतलब नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों में सीमाओं और नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 पार्ट 2, इसमें सिटीजनशिप्स के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 5 सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का उल्लेख अनुच्छेद 5 में किया गया है। आर्टिकल 6 राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ अ सर्टेन पर्सन हु हैज माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। आर्टिकल 6 में इसका वर्णन किया गया है, जो पाकिस्तान से भारत में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति के नागरिकता का अधिकार अनुच्छेद 6 में बताया गया है। आर्टिकल 10 कॉन्टिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, मतलब अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता के बारे में उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 11 पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, आर्टिकल 11 बताता है कि संसद द्वारा कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने का उल्लेख अनुच्छेद 11 में दिया गया है। आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 15, जिसको पार्ट 3 में रखा गया है, और दोस्तों ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मतलब कि मौलिक अधिकार। आर्टिकल 12 बताता है डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, मतलब राज्यों की परिभाषा के बारे में कुछ उल्लेख करता है ये। आर्टिकल 13 लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, मतलब मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका हनन करने वाले कानून को अनुच्छेद 13 में उल्लेख किया गया है। इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स हैं कुछ हमारे इंडिया के। पहले हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स थे, बट अभी 6 हो गए। एक हमारा फंडामेंटल राइट था जो कि 44th अमेंडमेंट के द्वारा हटा दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी। उसका रीज़न ये था कि कहीं ना कहीं राइट टू प्रॉपर्टी में कभी कुछ हाईवे बन रहा है या कुछ भी ऐसी पब्लिक प्रॉपर्टी बनाई जा रही है जिसमें सरकार को हमारी कुछ ज़मीनों की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर हमारा फंडामेंटल राइट रहेगा राइट टू प्रॉपर्टी, तो सरकार नहीं ले सकती है उस ज़मीन को। ठीक है, अब भारत के महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार, अब इसके बारे में हम कुछ डिस्कशन करेंगे, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी ये आता है आपका आर्टिकल 14 टू 18 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं ये, एवरी पेपर में पूछे ही जाते हैं। आर्टिकल 14 बताता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, मतलब कि कानून के समक्ष की समानता। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध इस आर्टिकल में किया गया है। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता प्राप्त करता है। आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, मतलब जो भी छुआछूत होती है, जो कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा एक समय पे बहुत ज़्यादा इसको मानी जाती थी या चलता था, तो अनुच्छेद 17 कि जो भी ये छुआछूत वगैरह का होता है, इसका जो भी अनुच्छेद है ये इसमें आर्टिकल 17 में दिया गया। अब ये आ गया आपका आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, मतलब जैसे पहले राजा महाराजा ऐसे टाइटल्स दिए जाते थे, उनका निषेध इसमें उल्लेख किया गया है आर्टिकल 18 में। अब आ जाते हैं हम आर्टिकल 19 से 22, इसको बोलते हैं राइट टू फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार।
आर्टिकल 19 बताता है गारंटीज द 6 राइट्स ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया, मतलब कि हमारे नागरिकों के 6 अधिकारों की गारंटी लेता है आर्टिकल 19। एक एक करके जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, मतलब भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, मतलब शांतिपूर्वक और बिना हथियार के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, ये इसमें उल्लेख करता है। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, संघ या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता देता है। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के पूरे किसी भी क्षेत्र में आप घूम कर आ सकते हैं, या कोई भी जैसे कि कश्मीर घूम लिया या कहीं भी, ये हमारा जो राइट है ये इसमें उल्लेख करता है कि हमें ये स्वतंत्रता है। पॉइंट 5, फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता देता है। जो ये पॉइंट 6 था, ये था राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको आर्टिकल 44th अमेंडमेंट के थ्रू हटा दिया गया था। पॉइंट 7 है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, मतलब कोई भी पेशा अपनाना हो या कोई व्यवसाय करना हो, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता देता है। अब आ जाते हैं आर्टिकल 20 पर। आर्टिकल 20 बात करता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, दैट मीन्स अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण करता है। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा, जैसे कि कोई भी क्राइम होता है या कुछ भी ऐसी जो एफआईआर होती है हम पुलिस स्टेशन में लिखवाते हैं, तो ये कानून मतलब पुलिस का ये ड्यूटी होता है कि विद इन 24 आवर्स कोई भी कल्प्रिट है या कुछ उसको वो विद इन 24 आवर्स कोर्ट में उसकी पेशी की जाए। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 टू 24, मतलब शोषण का अधिकार, ये भी हमारा आर्टिकल 23 में बताया गया है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, अर्थात मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध आर्टिकल 23 में किया गया है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14 इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, मतलब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 14 साल से नीचे के बच्चे, उनको कारखानों और खदानों में रोजगार का उनका निषेध किया गया है। तो ये हमारे आर्टिकल 24 में बताया गया है। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 25 टू 28। आर्टिकल 25 बताता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशंस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, मतलब अंत कारण की कोई भी स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र पेशों, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता प्रदान करता है आर्टिकल 25। आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, द धार्मिक मामलों के प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। आर्टिकल 27 फ्रीडम एज टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, मतलब किसी भी विशेष धर्म का प्रचार के लिए करों और भुगतान करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 27 प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 28 में फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, आर्टिकल 28 फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, मतलब धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की स्वतंत्रता आर्टिकल 28 में इसका प्रावधान है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 टू आर्टिकल 30, ठीक है। आर्टिकल 29 में बताया गया है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, मतलब अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 29 में किया गया है। आर्टिकल 30
right of minorities to establish and administer educational institutions, right to constitutional remedies, आर्टिकल 32 इसमें बताया गया है, आर्टिकल 32 डिफाइंस रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मतलब मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपाय, मतलब कोई भी उपाय जो होंगे मौलिक अधिकारों के लिए वो आर्टिकल 32 में हम लोग का प्रावधान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो अभी हम आ जाते हैं डीपीएसपीस पर, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 36 टू 35 पार्ट 4 में इसका प्रावधान है, तो इनको हम थोड़ा जल्दी जल्दी डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि मौलिक अधिकार हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आर्टिकल 36 में डेफिनेशन बताई गई है किसी भी चीज़ की। आर्टिकल 37 एप्लीकेशन ऑफ डीपीएसपी। आर्टिकल 39 देता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, मतलब समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता का विवरण किया जाता है डीपीएसपी के आर्टिकल 39 में। आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ विलेज एंड पंचायत, मतलब ग्राम पंचायत का संगठन करना या सारी चीजें अनुच्छेद 40 में बताई जाती हैं। आर्टिकल 41 डिफाइंस राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, मतलब काम करने, शिक्षा पाने और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता पाने का जो भी अधिकार है ये अनुच्छेद 41 में दिया गया है। आर्टिकल 43 डिफाइंस लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स एंड एटसेट्रा, श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी आदि जैसी जो भी प्रावधान है अनुच्छेद 43 में बताए गए हैं। आर्टिकल 43A डिफाइंस पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। आर्टिकल 44 डिफाइंस यूनिफॉर्म सिविल कोड एप्लीकेशन इन गोवा ओनली, दैट मीन्स समान नागरिक संहिता केवल गोवा में लागू होता है पर ये। आर्टिकल 45 डिफाइन करता है प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, मतलब बच्चों के लिए कोई भी निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान आर्टिकल 45 में दिया गया है। आर्टिकल 46 प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड ओबीसी, दैट मीन्स अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा जो भी वर्ग है के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना का प्रावधान जो भी है अनुच्छेद 46 में दिया गया है।